Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to do the chapter Bholi. I hope you all will enjoy it. The story is very interesting. In this story we will talk about a student and a teacher, how a teacher affects the students after teaching them. Okay, so this we will all discuss in this story. So let's begin. So, from her childhood, Bholi was a little slow. She had smallpox marks on her face and she stammered. Why did her teacher take special interest in her? And did Bholi measure up to her teacher's expectations? Okay, so यहाँ पर two questions हैं. Why is Bholi's father worried about her? And for what unusual reason is Bholi sent to school? ओके तो हम दो चीज़ों के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में बात करेंगे. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured. By deep black pockmarks, little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. Here, द नेम ऑफ द चाइल्ड इज़ सुलेखा. जो यहाँ पर जिसके बारे में जो भोली है उसका नाम है सुलेखा. और बचपन से ही वो उसे भोली बुलाते थे. सिंपलटन का मतलब है बुद्धू. शी वॉज वो रामलाल जो हैं वो एक नंबरदार हैं. नंबरदार की पोस्ट पर हैं गांव में. और वो उनकी चौथी लड़की थी. और वो जब वो 10 महीने की थी तो उसे वो कॉट से गिर गई. कॉट का मतलब है चारपाई. ओके. और उसके हेड में इंजरी हो गई. परहैप्स अभी इसके बाद भी जब शी रिमेन्ड परहैप्स इट. और उसके हेड को क्या हुआ, कुछ उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, इसीलिए वो बैकवर्ड चाइल्ड में आ गई. और उसे उसके बाद लोग भोली या बुद्धू कहने लगे. एट बर्थ जब उसका जन्म हुआ, एट द टाइम वो बहुत प्रिटी थी, बहुत फेयर थी और गोरी थी, बहुत सुंदर थी. वो जब 2 साल की हुई तो उसे एक अटैक हुआ स्मॉल पॉक्स का. उसकी आइज़ को छोड़ के पूरी बॉडी डिसफिगर हो गई. उसकी पूरी बॉडी पर डीप ब्लैक कलर के पोक मार्क्स पड़ गए. जो सुलेखा थी बहुत छोटी थी, वो कुछ बोल नहीं पाती थी. 5 साल की होने तक भी वो कुछ नहीं बोल पाती थी. जब उसने एट लास्ट बोलना शुरू किया तो वो स्टैमर करती थी, यानी हकलाती थी. जब वो बोलती तो लोग उसका मजाक उड़ाते, लोग उसकी कॉपी करते, नकल उतारते. मिमिक्री का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, उसकी नकल उतारना. और उसके बाद क्या हुआ कि भोली को इतना बुरा लगता कि उसने बोलना ही कम कर दिया. रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 सन्स थे, 3 बेटे थे और 4 डॉटर्स यानी कि बेटियां थीं. उनमें से सबसे छोटी जो थी, यंगेस्ट का मतलब होता है छोटी. यंगेस्ट मीन्स छोटी. जो छोटी थी वो भोली थी. और रामलाल एक बहुत ही प्रॉस्परस प्रॉस्परस मतलब समृद्ध किसान थे. और देर वॉज उनके घर में खाने की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी. प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारा, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, बहुतायत में जो खाना पीना था उनके यहाँ. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सारे बच्चे भोली को छोड़ के बड़े हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे. सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस. जो उनका बेटा था उसे सिटी में भेजा गया, बाद में कॉलेजेस में भेजे गए उनके बेटे. और ऑफ द डॉटर्स, राधा की शादी हो गई. सेकंड डॉटर जो मंगला थी उसको सेटल कर दिया गया, उसकी शादी सेटल हो गई थी. रामलाल अब थर्ड डॉटर चंपा के बारे में सोच रहे थे. वो सारी डॉटर्स बड़ी गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल्स थी. एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. ब्राइड ग्रूम्स का मतलब होता है दूल्हा. ठीक है. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. लेकिन जो रामलाल था वो भोली के बारे में बहुत वरिड था. ना ही तो वो दिखने में अच्छी थी और ना ही वो इंटेलिजेंट.
भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल प्राइमरी स्कूल उस गर्ल विलेज में ओपन हुआ। जो तहसीलदार साहब थे वो अपनी इस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए। और जो रामलाल थे उसने एज अ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो एक नंबरदार थे, रेवेन्यूअल ऑफिशियल की पोस्ट पर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे गवर्नमेंट के विलेज में। सो तो जो तहसीलदार थे वो कहने लगे, यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तुम्हें विलेजर्स के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम्हें डॉटर्स को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया तो उसकी वाइफ रोने लगी और वो कहती हैं, तुम क्या पागल हो गए हो? आर यू क्रेजी? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू disobey द तहसीलदार. At last his wife said, I'll tell you what to do. Send Bholi to school, as it is there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, बट हम जो रामलाल था वो उनकी बात को डिसोबे भी नहीं कर सकता था। एंड ही वॉज नॉट हैविंग, और उसके पास वो पावर, मतलब वो उसे डिसोबे नहीं कर सकता था तहसीलदार को। दैट्स वाई उसने अपनी डॉटर से अपनी वाइफ से कहता है, चलो जो भी हो, भोली वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और जब वो स्कूल जाएगी उसे भेजते हैं स्कूल, और वैसे भी उसकी मैरिज के चांसेस कम हैं। उसका फेस इतना अगली है और उसको सेंस भी कम है। अगली का मतलब होता है बदसूरत, ओके, और लैक ऑफ सेंस का मतलब है जिसमें समझ कम होती है। सो टीचर्स को वरी करने दो। नेक्स्ट इज, डज भोली इन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली अपना पहला दिन स्कूल में इन्जॉय करती है? डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या उसे दूसरे टीचर ज़्यादा अच्छे लगते हैं? और देख, लेट्स सी द नेक्स्ट डे, यानी दूसरे लोग जो उसे बिहेव करते हैं उससे उसका टीचर क्या डिफरेंट था, इस पैसेज में हम देखेंगे आगे आने वाले पैराग्राफ्स में। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेन। कहता है कि मेरे साथ आओ भोली, और मेरे साथ आओ स्कूल, लेकिन वो डरने लग जाती है। She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे वो वाला वाक़या याद आता है, इंसिडेंट एक होता है कि उसकी जो काऊ होती है और उसे बाहर, उसकी काऊ का नाम है लक्ष्मी, याद रखिएगा आप लोग, लक्ष्मी है उसकी काऊ का नाम। भोलीज काऊ नेम इज़ लक्ष्मी। तो वो कहता है कि मुझे, और उसे याद आता है कि वो किस तरह भोली का लक्ष्मी को कान पकड़ के ले जाया गया था, मुझे लगता है बेचने के लिए ले जा रहे हैं। और वो डर जाती है, वो कहती है न न न नो 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 नो, और वो शाउट करती है डरती हुई, और अपना हाथ छुड़ा के अपने फादर की ग्रिप यानी कि पकड़ से भाग जाती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल? रामलाल चिल्लाता है, क्या हुआ मूर्ख? I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? वो कहता है रामलाल कि अरे इसको कुछ कपड़े पहनाओ, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। और अपनी वाइफ से कहता है कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, वरना टीचर्स और दूसरी स्कूल गर्ल्स हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। न्यू जो नए कपड़े थे वो भोली के लिए कभी नहीं बने। वो हमेशा अपनी जो सिस्टर्स की जो पास्ड ऑन ड्रेसेस होती थी वही उसको पास्ड ऑन होती थी, पुरानी ड्रेसेस। नो वन केयर टू मेंड हर और वॉश हर क्लोथ्स। कोई उसके कपड़ों को धोने की या ठीक करने की कभी कोई कोशिश नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो बड़ी लकी थी कि उसको एक क्लीन सी ड्रेस रिसीव हुई जो थोड़ी सिकुड़ गई थी बहुत सारी वो धुलाई के बाद, और उस अब चंपा को फिट नहीं होती थी। शी वॉज इवन बाल्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। उसके रफ बालों पर, मैटेड का मतलब है यहाँ पर रफ बाल, ड्राई मतलब सूखे हुए, और रफ जो बालों पर उसे ऑयल लगाया गया। रब्ड का मतलब है घिसना, रबिंग करना। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, और तभी उसे बिलीव हुआ कि नहीं, शी इज़ गोइंग टू बी अ गुड प्लेस, बेटर देन होम। जो भी वो प्लेस पे जा रही है वो होम से ज़्यादा अच्छा है। व्हेन दे रीच एट द स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम। जब वे स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल ने अपनी डॉटर को हेड मिस्ट्रेस को दिया, और उसके बाद वो उसे अकेला छोड़ के पुअर गर्ल लुक अबाउट हर विद हर फियर लेडन आइज, और चला आया।
वो जो लड़की थी, बेचारी लड़की, यहाँ पे पुअर का मतलब बेचारी है, गरीब नहीं है। पुअर गर्ल जो थी, भोली बेचारी, भोली, अपनी भारी आंखें उसकी डर के मारे। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे स्कूल में कई रूम थे, हर रूम में बहुत सारी लड़कियाँ थीं और जो कि मैट पर बैठी हुई थी स्क्वेटिंग पोजीशन में, और वो कुछ बुक्स पढ़ रही थी, कुछ स्लेट पर लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस आज भोली, हेडमिस्ट्रेस भोली से कहती है बैठ जाओ एक कॉर्नर में जाके, क्लासरूम के कॉर्नर में जाके बैठो। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। बोली को नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है और उसे क्या क्या वहाँ जाके क्या करना है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन उसे बड़ी खुशी हुई, उसी की एज की बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ प्रेजेंट थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे होप हुआ कि उनमें से कोई लड़की उनकी फ्रेंड जरूर बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। एक लेडी टीचर थी, उनकी क्लास में कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड, वो बस वॉल्स पर जो पिक्चर्स बनी हुई थी उन्हें देख रही थी। वो जो पिक्चर के कलर थे वो उसे फैसिनेट करते थे, आकर्षित करते थे। उस पर एक हॉर्स था, जिस पर वो हॉर्स बिल्कुल ऐसा था जैसा कि तहसीलदार जो था वो आता था उस पर बैठ के विलेज का विजिट करने के लिए, विलेज का दौरा करने के लिए। गोट ब्लैक 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 कलर की थी, जो कि उनके नेबर में भी उसी तरह की थी। जो पैरेट था वो ग्रीन कलर का था। वैसा पैरेट मैंगो की ऑर्चर्ड, ऑर्चार्ड कहते हैं यहाँ पे से, ORCHARD, जिसे गार्डन का इसका मतलब होता है गार्डन। ओके, तो मैंगो का जो गार्डन था वहाँ पर एक पैरेट बैठता था ग्रीन कलर का। एंड द खाऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो खाऊ थी वो बिल्कुल लक्ष्मी के जैसी थी। एंड सडनली भोली को नोटिस होता है कि द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। टीचर उसकी बगल में ही खड़ी है और स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, वो पूछती है प्यारे प्यारे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। भो भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इससे ज़्यादा वो नहीं बोल पाती, सिर्फ भा भो भो कर पाती है। देन शी बिगन टू क्राई एंड tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls whom she knew were still laughing at her. देन बिगेन, अब वो रोने लग जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और बेचारी लड़की हेल्पलेस हो जाती है। इतने ही आंसू बहते हैं जैसे कि फ्लड आ गया हो उसकी आइज़ में, और वो सर झुका के खड़ी है एक कॉर्नर पर। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन गर्ल्स को देखे जिन्हें वो जानती है, जो उन पर हंस रही हैं। जब स्कूल बेल रैंग होती है तो सारी गर्ल्स जो होती हैं स्क्रेड आउट ऑफ क्लासरूम। स्क्रेड आउट का मतलब होता है रन अवे, भाग जाती हैं गर्ल्स से। जैसे ही बेल रिंग होती है सारे बच्चे भागते हैं ना बेल की सुन के, उसी तरह से वो बच्चे भी भागते हैं। भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, भोली इतनी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो अपना कॉर्नर छोड़ दे। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग, उसका सर अभी भी झुका हुआ और वो सिसकियाँ भर रही है। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, भोली जो टीचर है उनका वॉइस बड़ा ही सॉफ्ट होता है, बड़ा ही पीसफुल होता है। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, पूरी लाइफ में इतना प्यार से उसे किसी ने नहीं बुलाया। इस बात से उसका हार्ट टच हो जाता है, यानी कि ये बात उसके हार्ट को टच करती है। टीचर कहती है गेट अप, ये कोई कमांड नहीं थी बट कि एक फ्रेंडली सजेशन था। तो भोली फिर उठ जाती है, भोली गॉट अप। नाउ टेल मी योर नेम, टीचर कहती है अपना नाम बताएं। स्वेट ब्रोक आउट हर ओवर हर होल बॉडी, वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, पूरी बॉडी में ना उसे पसीने छूट जाते हैं। स्वेट का मतलब होता है पसीना। ओके, अब वो सोचती है कि दोबारा से उसकी जो हकलाने वाली टंग है इसे दोबारा से डिफेम करेगी। डिस्ग्रेस का मतलब होता है डिफेम करना, बदनाम, बेइज्जत करना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इतनी दयालु वुमेन के लिए वो फिर से डिसाइड करती है कि वो एक और एफर्ट करेगी। और शी हैड, क्योंकि उसका वॉइस बहुत पीसफुल था तो वो उस पर नहीं हंसेगी, ऐसा उसे अपने मन में लगता है। भा भा भो भो, शी बिगेन टू स्टेमर, फिर से स्टेमर करती है, फिर से हकलाती है। स्टेमर का मैंने पहले ही आपको बताया हकलाना होता है, हकलाना। वेल्टन वेल्टन, द टीचर एनकरेज हर, टीचर एनकरेज का मतलब होता है उसे प्रोत्साहित करती है, एनकरेज का मतलब होता है कहती है ठीक है, बहुत अच्छा, कम ऑन, फिर से बोलो, अपना पूरा नाम बोलो। भ भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और लास्ट में वो
बोलने में सफल हो जाती है, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि होती है। Well done, the teacher patted her affectionately and said, टीचर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोलती है। पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना। उसकी पीठ थपथपाती, यहाँ पर बैक नहीं लिखा है लेकिन वो जनरली टीचर्स पैटिंग करते हैं बैक पर ही, तो इसीलिए मैंने बोल दिया। अफेक्शनेटली यानी कि प्यार से, बहुत प्यार से उसको पैटिंग करती है, थपथपाती है और कहती है पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, बच्चा अपना फियर अपने दिल से निकालो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, तुम भी दूसरों की तरह बिल्कुल वैसे ही बात कर सकते हो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली उठ खड़ी होती है जैसे वो पूछ रही हो कि सच में। यस यस, आई विल बी वेरी इजी, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। भोली नॉडेड, वो कहती हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत इजी है और आप स्कूल रोज आएंगी ना, आएंगी। भोली नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है यस में सर हिलाना, नॉडेड दिस इज। देन नो से इट अलाउड, तो उसकी टीचर कहती है नहीं नहीं, इसे जोर से बोल के दिखाओ, ये यस। एंड होली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, होली को बहुत सरप्राइज होता है। एस्टोनिश का मतलब यहाँ पर है सरप्राइज। ओके, सरप्राइज मीन्स उसे बहुत आश्चर्य होता है कि वो बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, मैंने आपसे कहा था लो अब इस बुक को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in a big black letters. पिक्चर जो बुक थी वो उसमें बहुत सारे कलर्स थे, उन कलर्स में डॉग के पिक्चर्स, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, खाओ के पिक्चर्स बने हुए थे। खाओ का नाम लक्ष्मी दोबारा से यहाँ इंडिकेट किया गया है, देखिए हर पिक्चर में एक वर्ड था जो कि बिग ब्लैक लेटर में था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, उसकी टीचर उसे एश्योर करती हैं कि 1 महीने में आप इस बुक को रीड करना सीख जाएंगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर वन, इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड एंड एवरी वन एल्स इन दिस विलेज, then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest tremor. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. एक ही मंथ में, टीचर कहती हैं 1 मंथ में आप इस बुक को पढ़ना सीख जाएंगे, फिर मैं आपको एक बड़ी बुक दूंगी, फिर उससे भी बड़ी दूंगी, और एक टाइम आएगा जब आप एक लर्न यानी कि पढ़े लिखे इंसान, इस पूरे विलेज में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हो जाएंगे और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तुम पर हंसे। लोग तुम्हें सुनेंगे रिस्पेक्ट के साथ और तुम बिना स्टैमर किए हुए बोल पाओगे, बिना हकलाए बोल पाओगे। समझ में आया? अब तुम घर जाओ और दोबारा कल सुबह स्कूल जल्दी आना। Bully felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in the front of the schoolhouses had blossomed into big red flowers. Heart was throbbing. उसका हार्ट थ्रोब कर रहा था। थ्रोब का मतलब है धड़क रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था। Bully felt as if suddenly all the bells in the village, और उसे ऐसा लगा कि जितनी भी बेल्स थी वो सारी बज रही हों। ओके, और स्कूल का जो हाउस था, जो वहाँ पर जो उसे ट्री दिखा, वो ऐसा लगा कि वो ट्री पे बहुत सारे रेड फ्लावर्स उगाए हों। उसका हार्ट, मैंने पहले ही बताया, जोर जोर से धड़कने लगा। Read and find out. Now we are going to study these points in the given paragraph. Why do Bholi parents accept Bishambar's marriage proposal? क्यों भोली के पेरेंट्स बिशंबर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं? वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, और क्यों शादी नहीं होती? लेट्स रीड। Thus the years passed, बहुत सारी सालें बीत जाती हैं। The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shade and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" Yes, certainly. His wife said Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. That's right, but he is not so young, almost the same age as I am. And he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. बेटा मैं इसको ना एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ, आई रीड ऑल्सो दीज लाइन्स बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रीडिंग थोड़ी स्लो होती है, ठीक है।
तो उनको रीडिंग में हेल्प मिल जाती है. दैट्स वाई आई रीड ईच एंड एवरी लाइन. ओके, तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. बहुत सारी सालें बीतती हैं, जो विलेज है चीज़ें बदल जाती हैं. मतलब ऑथर का ये कहना चाहता है कि चीज़ें बदल चुकी हैं. छोटा सा गांव टाउन बन चुका है, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन चुका है, सिनेमा वहाँ सिनेमा और एक कॉटन की मिल एक शेड में लग चुकी है. वहाँ पर मेल ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू हो गई है. तभी एक रात जो रामलाल अपनी पत्नी के साथ डिनर कर रहा था, वो बोलता है कि क्या हमें विशंभर का प्रपोजल जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो उसकी वाइफ बोलती है सर्टेनली. सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से. उसकी वाइफ कहती हैं कि भोली बहुत लकी होगी कि उसे इस तरह का अच्छा खासा, वेल टू डू का मतलब है अच्छा खासा, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा. जो ब्राइड है उसे उसका फीमेल ब्राइड वर्जन है. ओके, फीमेल को ब्राइड कहते हैं, दुल्हन. और इसी तरह जो मेल है उसको हम ब्राइड ग्रूम कहते हैं. ओके, ब्राइड ग्रूम ये यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक. उनकी बहुत बड़ी शॉप है, उनका बहुत बड़ा घर है, उनके 1000 पैसे हैं बैंक में. मोर ओवर इसके इसके साथ साथ ही वो कोई डाउरी भी नहीं मांग रहा, कोई दहेज नहीं मांग रहा. डाउरी मीन्स दहेज. दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग. लेकिन वो यंग भी तो नहीं है. ऑलमोस्ट द सेम एज, वो भी उसी एज का है जैसे जितनी एज का मैं हूँ. यहाँ पे मैं है रामलाल. ओके, आई कौन है यहाँ पर? रामलाल है, जो कि उसका फादर है, जो कि एक नंबरदार है. एंड ही ऑल्सो लिम्स. लिम्स का मतलब होता है लंगड़ाना. ओके, वो कहता है कि वो लंगड़ाता भी तो है, और उसके बच्चे, उसके जो पहली वाइफ के बच्चे हैं वो उतने ही बड़े हैं जितने अभी भोली हैं. ओके, सो नेक्स्ट. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he's from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. तो क्या हो गया? उनकी वाइफ को कहती हैं, रामलाल की वाइफ कहती हैं 45 या फिर 50 की एज किसी भी आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी एज थोड़ी ना है. वी आर लकी, हम तो लकी हैं कि वो विशंबर इस विलेज में नहीं रहते. नहीं तो उनको बोली के पॉक मार्क्स के बारे में, उसे कम अकल है, इन सब की जानकारी हो जाती और वो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते. वो हमेशा के लिए कुंवारी रह जाती. अनमैरिड इज, उसकी शादी कभी नहीं होती. यस, बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से. लेकिन मुझे लगता है भोली क्या कहेगी. ये कौन कहता है? ये रामलाल कहता है. वट विल दैट विटलेस वन से. विट का मतलब होता है बुद्धि. विटलेस का मतलब होता है जिसे बुद्धि नहीं हो. वो मूर्ख क्या कहेगी? शी इज लाइक अ डम काउ. ये कहती है उनकी वाइफ. ठीक है, क्योंकि वाइफ और रामलाल के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है. कन्वर्सेशन में बातचीत. मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल. रामलाल थोड़ी सी धीरे से मुंह में ही कहता है, हाँ हो सकता है तुम सही हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कॉट यार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट. कॉट का यहाँ पर मतलब है चारपाई. ओके, और दूसरे कॉर्नर में कॉट यार्ड का मतलब आंगन पर भोली लेटी हुई चारपाई पर अपनी पेरेंट्स की बातें सुन रही थी, जो विस्पर्ड कन्वर्सेशन था. विस्पर्ड का मतलब है फुसफुसाने वाला कन्वर्सेशन, धीरे धीरे बोलने वाला कन्वर्सेशन, बातचीत. विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर. बहुत अच्छे ग्रॉसर थे. ग्रॉसर का मतलब होता है जिसकी आटा दाल चावल चीनी इन सब की शॉप होती है. पंसारी शॉप कहते हैं जिसे. तो ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स. बहुत सारे फ्रेंड, पार्टी में बहुत सारे लोगों को लेके आता है, और वेडिंग में काफ़ी लोग उसके बहुत रिलेशंस वाले होते हैं. वो एक ब्रास बैंड लेके आता है जो कि एक पॉपुलर ट्यून बजाता है इंडियन फिल्म का. ब्रास बैंड बहुत अच्छा बैंड होता है. जनरली बीएसएफ या आर्मी के जवान इसे यूज़ करते हैं. तो मतलब ऑथर के कहने का मतलब है बहुत अच्छा बैंड लेके आया है वो, और वो बैंड एक इंडियन फिल्म का गाना चलाता है. विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स. और वो जो विशंबर है बड़े ही डेकोरेटेड यानी सजे धजे हॉर्स पर बैठा है. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर. पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब है शान और शौकत. प्लीज नोट इट डाउन. व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज नोट इट डाउन द वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट फॉर यू.
and write their meanings also. It would help you in speaking too. He had never dreamed. उसने कभी सोचा भी नहीं था. क्या नहीं सोचा था? कि उसकी जो 4 डॉटर हैं उसको इतना ग्रांड वेडिंग होगी, उसकी इतनी बड़ी वेडिंग होगी. होली एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक. एनवियस का मतलब होता है फीलिंग जेलस. ठीक है, फीलिंग जेलस का मतलब होता है जलन फील करना, किसी से जलना. दैट इज़ कॉल्ड द एनवियस. उसकी जो बड़ी बड़ी सिस्टर्स थी वो उस पर जल रही थी उसके लक पर. व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड. जब वो शुभ घड़ी आई, ऑस्पिशियस का मतलब होता है मांगलिक या शुभ. जब वो मोमेंट, इस घड़ी और टाइम आया तो जो प्रीस्ट था, प्रीस्ट का मतलब पुजारी आता है, वो कहता है कि दुल्हन को लेकर आओ, ब्राइड इज दुल्हन. भोली क्लैड इन द रेड सिल्क एंड ब्राइडल ड्रेस. भोली किस में है? लाल कलर की साड़ी में है और वो ब्राइड के प्लेस पर लाई गई उस सेक्रेड फायर के सामने, यानी कि पवित्र अग्नि. सेक्रेड फायर इज पवित्र अग्नि. ग्रांडलैंड गार्लैंड द ब्राइड. उसका जो एक फ्रेंड है वो कहता है प्रॉम्प्टेड विशंबर. प्रॉम्प्टेड का मतलब है यहाँ पे रुखसाना. वो उसको एनकरेज करता है विशंबर को, चलो दुल्हन को माला पहनाओ. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. अ वुमेन स्लिप बैक द सिल्कन व्हील. तभी जो ब्राइड ग्रूम है और वो माला उठाता है, किसकी माला है वो? येलो मैरीगोल्ड्स की माला है. और तभी एक वुमेन, उसका जो व्हील है, व्हील का मतलब होता है घूंघट, पीछे से स्लिप करती है. किसका घूंघट? ब्राइड के फेस से घूंघट स्लिप करती है एक वुमेन. विशंबरनाथ टुक अ क्विक ग्लेंस. ग्लेंस का मतलब है झलक. तुरंत से एक झलक देखता है दुल्हन की. द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स. और तभी जो माला है उसके हाथों में ही रह जाती, रुक जाती है. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस. और तभी जो दुल्हन है वो अपना घूंघट धीरे से नीचे पुल डाउन कर लेती है, यानी कि नीचे खिसका लेती है. हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि तुमने देखा क्या उसे? शी हैज़ पोक मार्क्स. उसको पोक मार्क्स हैं. सो वॉट. उसका फ्रेंड कहता है तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग ईदर. तुम भी तो बहुत जवान नहीं हो. देन maybe, but if I'm to marry her father must give me 5,000 rupees. अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपीज़ देने होंगे. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन. रामलाल उसके पास जाता है और अपनी पगड़ी को, टर्बन इस पगड़ी को उसके पैरों में रख देता है. ठीक है. हिज ऑनर. टर्बन को ऑनर इसलिए कहा गया क्योंकि पगड़ी इज्जत का प्रतीक होती, तो वो विशंबर के कदमों में रख देता है, फीट यानी कि पैरों में रख देता है. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी. वो कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत करो. ह्यूमिलिएट का मतलब होता है शर्मिंदा. टेक 2,000. तुम 2,000 रुपये ले लो. नो 5,000 और वी गो बैक. उसको कहता है कि नहीं, कीप योर डॉटर. अपनी डॉटर को अपने पास रखो, हम जा रहे हैं. या तो 5,000 दो, अदरवाइज वी आर गोइंग बैक. बी अ लिटिल कंसिडरेट. थोड़ा सोच लो. बी अ लिटिल कंसिडरेट का मतलब होता है थोड़ा विचार करो. प्लीज़ इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. अगर आप चले जाते हैं तो मैं कभी भी अपना फेस इस विलेज में नहीं दिखा पाऊंगा. देन आउट विथ 5,000. तो क्या करो, 5,000 निकालो. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. रामलाल वेंट इन. रामलाल अंदर जाता है एंड ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स. और सेफ खोलता है उसकी और नोट्स को काउंट करता है. ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड रूम्स फीट. और वो उस बंडल, पैसों के बंडल को दुल्हन के पैरों में रख देता है. सॉरी, ये जो बंडल है ब्राइड ग्रूम कौन है? विशंबर यानी कि दूल्हा, उसके पैरों में रख देता है. On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. Triumphant का मतलब है विजयी स्माइल. विजयी स्माइल तो पता ही है आपको, ये विजय वाली स्माइल है. उसे लगता है कि he had gambled and won. उसने जुआ खेला और वो जीत गया. Give me the garland, he announced. और वो कहता है कि मुझे माला दे दो. वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड. अगे दोबारा से जो व्हील है वो स्लिप हुआ ब्राइड के फेस से. बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट. यानी नीचे नहीं थी उसकी आंखें इस बार. शी वॉज लुकिंग अप. वो ऊपर की तरफ देख रही थी, स्ट्रेट देख रही थी. एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड. अपने होने वाले पति को. प्रोस्पेक्टिव मीन्स होने वाला. एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट.
ना तो उसकी आंखों में कोई इसी तरह का गुस्सा था, ना ही कोई नफरत थी, सिर्फ विचार कर रही थी वो चुपचाप से, ठंडा विचार कोई। विशंबर रेज द गार्लैंड, विशंबर गार्लैंड को ऊपर उठाता है और उस ब्राइड के नेक में डालने के लिए घुमाता है। बट इससे पहले वो कुछ कर सकता, भोली अपना हैंड स्ट्रक करती है, हाथ झटकती है, जिस जैसे कि कोई लाइटनिंग हो, लाइटनिंग यानी कि बिजली हो, और गार्लैंड फ्लंग इनटू द फायर। फ्लिंग का सेकंड फॉर्म है फ्लंग, यानी कि फेंक देना, कहीं भी चीज़ों को फेंक देना। तो जो फेंक जाती है, जो गार्लैंड है वो कहाँ फेंक देती है, वो उस हैंड स्ट्राइकिंग से वो अग्नि में जाके गिर जाती है। फायर मीन्स आग। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और वो उठती है, अपना घूंघट उठा देती है। देखिए भोली क्या कहती है, पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। वो बिल्कुल बड़ी तेज आवाज़ में, बिल्कुल साफ़ सुथरी आवाज़ में कहती है, पिताजी। हर फादर मदर, उसके पापा मम्मी, उसकी सिस्टर, उसके ब्रदर, रिलेशंस और उसके नेबर्स सारे स्तब्ध रह जाते हैं। स्टार्टल टू हियर मीन्स बहुत ऐसे सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उस स्लाइटेस्ट ट्रमर, यानी कि वो जो प्रॉपर हकला भी नहीं पाती थी, उस लड़की को इतना क्लियर बोलते हुए कभी नहीं सुना। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल बिल्कुल उस बिजली सी कौन जाती है उसके सामने। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सारे गेस्ट धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं, कितनी शेमलेस है ये, कितनी बुरी दिखती है, कितनी शेमलेस है। देखो भोली, आर यू क्रेजी, रामलाल शाउट करते हैं भोली के ऊपर, आर यू क्रेजी, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत। तुम अपनी फैमिली को डिस्ग्रेस करना चाहती हो, बेइज्जत करना चाहती हो, हमारी कुछ इज्जत रखो, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत। तो भोली कहती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत की खातिर ही तो मैं इस लैम ओल्ड मैन से शादी करने जा रही थी, इस लंगड़े बूढ़े इंसान से शादी कर रही थी। बट मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रिडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा मीन का मतलब होता है सेल्फिश, धूर्त जिसे आप कहें, ग्रीडी मीन्स लालची, कंटेम्प्टिबल मीन्स जो घृणा का पात्र हो सकता है और वो बहुत कायर हो। इस तरह का हस्बैंड मैं कभी नहीं चाहूँगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं चाहती। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Polly turned violently on the old woman. एक ओल्ड वुमेन जो उसको बोल रही थी, देखो हम इसे गूंगी गाय समझते थे जो बिना मारती नहीं है, और देखो ये कितनी बेशर्म लड़की निकली। Yes auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप तो यही समझते थे ना, तभी तो इस हार्टलेस फेलो को मुझे देने जा रहे थे, है ना। बट नाउ अब लेकिन जो डम काव है, जो स्टैमरिंग फूल है, वो बोलने लगी है। तो आपको और सुनना है। विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, द कन्फ्यूज बैंड्समैन। अब विशंबरनाथ जाने लगा था अपनी पार्टी के साथ। जो कन्फ्यूज यानी कि जो कन्फ्यूज बैंड्समैन थे, जो कि बैंड बजा रहे थे, उनको लगा कि सेरेमनी ओवर हो गई है। ओके, तो वो जो एंड सेरेमनी का जो सॉन्ग होता है वो बजाने लगते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, रामलाल जड़ की तरह खड़ा है ग्राउंड पर, उसकी आंखें, उसका हेड पूरी तरह झुक चुका है धनुष की तरह, और वो उसे बहुत दुख है, लाइक बहुत ग्रीफ है उसको, बहुत ग्रीफ का मतलब होता है दुख, शेम का मतलब होता है शर्म, शर्म और दुख से उसका सर झुक चुका है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो फ्लेम है सेक्रेट फायर की, यानी कि जो जल रही थी अग्नि फेरों के लिए, वो बुझ चुकी है। एवरी वन वॉज गॉन, सब जा चुके हैं। रामलाल भोली की तरफ टर्न करता है और कहता है, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, वट शैल वी डू विथ यू। अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड, अब सुलेखा हुई, सुलेखा आपको पहले ही पता है, भोली सुलेखा बहुत ही काम और स्टीडी वॉइस, काम का मतलब है बिल्कुल ठंडा और स्थिर, स्टीडी मीन्स स्थिर, स्थिर वॉइस में कहती है, डोंट यू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम।
वहाँ पर उसकी जो टीचर थी जिसने उसे पढ़ाया ये सब, वो खड़ी थी साइड में कॉर्नर पर। वो अपने पिताजी से कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी सेवा करूँगी, आपकी और मम्मी की सेवा करूँगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। सही कहा ना मैम। टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। टीचर बिल्कुल अकेली कॉर्नर में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, ये सारा ड्रामा देख रही थी। उसने बोला, भोली हाँ बिल्कुल। एंड इन हर स्माइल आइज़, उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी, और उसकी स्माइली आइज़ में इतनी चमक थी जैसे, और एक चमक के साथ एक डीप सेटिस्फेक्शन भी था, संतोष था कि उसने उस आर्टिस्ट को जो फील करती थी, जो भी उसे सिखाया, उसने पूरी तरह से सीखा, और वो बच्चा उसका आज एक मास्टरपीस की तरह निकल के सामने आया। यानी उस टीचर ने उसे जो सिखाया वो सब सीख के वो उसका सबसे अच्छा सिखाया हुआ बच्चा उसके सामने था, और उसकी आंखों में इसी बात की चमक थी। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर स्टोरी आपको समझ में आई, ये के अब्बास का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा स्टोरी है, आप याद रखेंगे। इट हैज़ रिटन बाय के अब्बास। अगर स्टोरी समझ में आई तो प्लीज़ प्रेस अ लाइक बटन, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसे। चैनल पे जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं आपके लिए डेफिनेटली ये उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी जिनको इंग्लिश का रीडिंग प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो आप रीडिंग भी सीख सकते हैं इस वीडियो से, बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीख सकते हैं, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वर्ड, so it will definitely help you. So thank you so much, my dear students. Thank you so much for watching the video. Have a nice day. Be happy, be positive. Bye bye.